नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 8 महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस जहां साल 2017 की गलती को सुधारने में पूरी तरीके से जुटी हुई है, तो वहीं पर बीजेपी भी पिछली चुनावी जीत को दोहराने के लिए चिंतन बैठकों का आयोजन करती हुई नजर आ रही है। बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए किस तरीके से मददगार साबित होगी, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का चुनावी चिंतन। बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन बैठक 27 जून से 29 जून तक होगा बैठक का आयोजन। बैठक में उत्तराखंड भाजपा के अहम लोग होंगे शामिल। चिंतन बैठक में चुनावी रणनीतियों पर रहेगा फोकस। 2017 की ऐतिहासिक जीत को दोहराने पर बनेगी रणनीति। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी भी 2017 विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत को दोहराने के लिए पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ गई है, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी 27 जून से 3 दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी की यह चिंतन बैठक रामनगर में आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अब केवल 8 महीने का ही समय शेष रह गया है और इसी के साथ भाजपा के लिए तैयारियों के लिए भी समय कम ही रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी के चलते चिंतन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बैठक में कुल 7 सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र में हर तरीके की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, जिससे कि 2022 में बीजेपी उत्तराखंड में प्रचंड रूप से जीत हासिल कर सके। 27, 28 और 29 3 दिनों में रामनगर में चिंतन शिविर का आयोजन होगा। उसमें हमारे अभी तक जो मोटा मोटा विचार किया है 7 सत्र होंगे। वो सत्र अलग अलग करके जो हमारा चुनाव तक का कार्यक्रम है उस पर अलग अलग रूप में चर्चा होंगे। उस पर हम सब प्रकार का चिंतन करेंगे और पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। चुनाव की दृष्टि से हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस प्रकार की हम पूरी रणनीति उस चिंतन शिविर में बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद बदली परिस्थितियों से जहां बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बड़ी बन गई हैं, तो वहीं चुनावी भवसागर में नैया पार लगाने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इन चुनौतियों के बीच बीजेपी किस हद तक अपनी चुनावी वैतरणी पार लगा पाती है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से प्रीति गौड़ की रिपोर्ट। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करी है। दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की हवाई सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आगामी 1 सितंबर से पिथौरागढ़ हवाई पट्टी पर नियमित उड़ान संचालित की जाएगी। वहीं पर यहाँ पर एक 20 सीटर विमान की नियमित सेवा उक्त तिथि से प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही चिनियाली, सौड़, उत्तरकाशी और गोचर चमोली हाईवे पट्टियों पर हवाई सेवाओं के लिए मंत्रालय होमवर्क करेगा। वहीं पर सांसद बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड पर्यटन आधारित प्रदेश है। 4 धाम दर्शन हेतु विश्व भर के श्रद्धालु यहां पर आते हैं, इसलिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जहां पर यात्री श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, वहीं राज्य की आर्थिक और पर्यटन भी यहां पर बढ़ेगा। सांसद बलूनी ने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई अड्डे निर्माण हेतु मंत्रालय गंभीर है। इससे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। आज मैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री बिशन सिंह चौफाल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से हम लोगों ने मुलाकात की है। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। विशेषकर पिथौरागढ़ से जो हमारी एयर कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए
और वहाँ से हवाई सेवा को नियमित रूप से चलाने की ओर लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे और ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज़ होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। वो मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। वो देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और बहुत कम उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में कुंभ मेले के महत्व पर आधारित कॉफी टेबल बुक कुंभ, आस्था, विरासत और विज्ञान का विमोचन किया। वहीं पर इस कॉफी टेबल बुक में कुंभ से संबंधित फोटोग्राफ्स, कुंभ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुंभ का विज्ञान आदि विषयों का समावेश किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक है। कुंभ मेला का महत्व सर्वकालीन है। उन्होंने कहा कि कुंभ से संबंधित इस प्रकार की रचना के प्रकाशन से कुंभ के सांस्कृतिक और पौराणिकता का प्रचार प्रसार होता हुआ दिखेगा। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है और जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। वहीं पर उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिवेंद्र रावत की ओर से कहा गया कि तीरथ रावत ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर हम अगला विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। खुद को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि क्या पता हमको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। ऐसा है कि आपने ये कैसे मान लिया कि फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी जांच चल रही है, जांच में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहिए। विपक्ष जो बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एसआईटी गठित की है, एसआईटी काम कर रही है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर काशीपुर के रामलीला सभागार में भाजयुमो की ओर से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए शिविर का उद्घाटन किया, जहां क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर यहां पर रक्तदान किया। वहीं पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत दी। और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से टीएसआर की सरकार बनने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा लक्सर के दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने बालावाली और खानपुर के शेरेपुर बेला पहुंचकर गंगा नदी के टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया। और इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के हालचाल भी जाने, उनसे मुलाकात करी। वहीं पर अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार के खादर इलाकों में बाढ़ के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार की सोच और नीयत अच्छी नहीं है। अगर सरकार की सोच और नीयत अच्छी होती तो आज पूरे प्रदेश के ऐसे हालात न बनते। पहाड़ से मैदान तक देख लीजिए, हर जगह पूरे उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। क्यों नहीं ये समय पे ये सरकार जागी? अगर ये सही समय पे चेती होती है और इनको ये पता होता कि हमें ये काम करना है, अपनी जिम्मेदारी ये लेते, तो आज ये परिस्थिति क्यों पैदा होती? आज हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है। एक तो कोरोना की महामारी से परेशान, उसके ऊपर से कामकाज लोगों के बंद हो गए, किसान के आज खेती बर्बाद हो गई, बरसात से जो आपदा, जो बाढ़ की स्थिति हो रही है, जहाँ जगह जगह तटबंध जो टूटे हैं, उससे स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और खराब हो चुकी है। तो मुझे बताइए इसकी जवाबदेही लेगा कौन? और इनको, ये सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर मिल सके और कोरोना महामारी से निपटने के लिए विधायकों को 1 करोड़ की धनराशि दी गई है। जो विधायकों द्वारा धनराशि से अपने
अपने विधानसभा में स्वास्थ्य में इसका व्यय करना था। बात करें तो अल्मोड़ा की, जनपद में 6 विधानसभा हैं, जिनमें अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, सल्ट सभी विधानसभाओं ने यहां पर विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। निर्देश थे कि प्रत्येक विधानसभा वाइज 1-1 करोड़ की धनराशि जो है वो कोविड और उससे संबंधित कार्यों में लगाई जाएगी। अभी तक हमारे पास जो 6 विधानसभाओं से लगभग 6 करोड़ के सापेक्ष लगभग 4 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें अधिकांश प्रस्ताव ऑक्सीजन प्लांट के लिए हैं, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए भी उसमें प्रस्ताव रखे गए हैं, और अन्य कुछ जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए सुरक्षा किट या कंज्यूमेबल्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, इस तरह के प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करी है। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव अमित नेगी और पर्यटन सचिव डॉक्टर आशीष चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। वहीं पर सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, राज्य सरकार द्वारा किया गया डेथ ऑडिट पूर्णतः स्पष्ट और भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अधिकांश मृत्यु हृदय गति रुकने से बताई गई है। दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई नहीं बताया गया, और पूरे शपथ पत्र में स्वास्थ्य सचिव द्वारा तर्कहीन तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मृत्यु के ऑडिट करते वक्त कोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने निकायों द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्रों के सापेक्ष मृत्यु की गणना नहीं की। आज मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने अपने आर्गुमेंट रखे थे। हमारा प्राइमरी कंसर्न प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट है इस मैटर में, और ऑनरेबल कोर्ट ने हमको अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की लाइट में प्रोटेक्शन भी ग्रांट की है, और हमको फर्दर डायरेक्शन दिया है कि हम 25 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर हों और अपने बयान दर्ज कराएं। हमारा शुरू से इस केस में हमारे क्लाइंट का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि कोई भी चमोली में बीते दिनों हुई लगातार मूसलाधार बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 74 सड़कें अभी अवरुद्ध हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर अपने लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से मार्ग और भी अवरुद्ध हो गया, जिसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे मारवाड़ी पूरी तरीके से बंद है। साथ ही कर्णप्रयाग, ग्वालदम, जोशीमठ, मलारी हाईवे भी फिलहाल बंद है। सड़कों के अवरुद्ध होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर BRO, NH, बद्रीनाथ, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी मार्गों पर जल्द से जल्द यातायात शुरू करने के लिए JCB मशीनें और मजदूरों को लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के सुल्तानपुर गांव में आबादी से सटे हुए एक व्यक्ति के खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को शिफ्ट करने गए विद्युत कर्मचारियों को कुछ ग्रामीणों ने दौड़ा दिया। वहीं पर इसके बाद मौके पर आए पुलिसकर्मियों के साथ भी ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि हाथापाई के दौरान एक दरोगा का फोन भी जमीन पर गिरकर खराब हो गया। भाजपा महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची है, जहां पर उनका पार्टी की महिला मोर्चा के नेताओं की ओर से कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। और इस दौरान दीप्ति रावत की ओर से कहा गया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वो बखूबी निर्वहन करेगी। जी, अभी राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है, तो इसको एक जिम्मेदारी के रूप में ही हमको काम करना है, और किस तरीके से केंद्र से, क्योंकि अब बैठक होंगी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आने वाली हैं इसी मंच। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल के LDA सभागार में कुमाऊं भर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी है। वहीं पर बैठक में कुमाऊं भर के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी विकास कार्य योजनाएं समय पर पूरी हो सके।
इधर सुखाता के जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका रिव्यू था, और साताल का जो प्रोजेक्ट है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने के लिए, और जो हमारी कचहरी की पार्किंग है प्रपोज, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया था, उसका रिव्यू किया गया और डायरेक्शन दी गई कि काम में तेजी लगे। अभी इस बैठक में कचहरी पार्किंग को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि वो मेन पार्किंग है और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इनको शिफ्ट भी करना है, उनके लिए लैंड ढूंढनी है, आवास उनके लिए बनाए जाने हैं, तो उस संबंध में रिव्यू बैठक थी और स्टेक होल्डर के साथ चर्चा की गई। लक्सर जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के साथ साथ लोगों की शिकायतों का मेगा स्तर पर समाधान करने की मंशा से कॉन्टैक्ट लेंस बहुउद्देशीय सेवा शिविर के आयोजन की योजना शुरू कर दी है। वहीं पर हरिद्वार में इसकी शुरुआत खानपुर क्षेत्र के बालावाली गांव से की गई है। बालावाली में आयोजित बहुउद्देशीय सेवा शिविर में खुद जिलाधिकारी सी रविशंकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कोविड का परिस्थिति को देखते हुए एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें लोगों का घर से प्रत्येक घर जा करके उनका शिकायत हम प्राप्त करा करके ये कॉन्टैक्टलेस शिविर करने का प्रयास है। इसमें केवल संबंधित विभागीय अधिकारी को बुलाया है, जनता को जो है वो केवल शिकायतों जो है देने के लिए बताया गया, और लगभग 300 से ज़्यादा शिकायतें अभी प्राप्त हुआ है। तो विभिन्न प्रकार का शिकायतों अभी प्राप्त हुए हैं, उसका जो है उत्तराखंड के वन और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने मंथन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान जंगलों में आग से काफी नुकसान हुआ, ये बात उनकी ओर से कही गई। बरसात का महीना वन के लिए काफी शुभ होता है, इसलिए इस बार 1.5 करोड़ पौधारोपण का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि लगभग 15,000 एकड़ में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया है कि पहली बार लटेरी घास जो कि वृक्षों को नुकसान पहुंचाती है, उसके उन्मूलन के लिए भी 40 करोड़ रुपए स्वीकृत यहां पर सरकार की ओर से किए गए। विभाग ने इस बार 1.5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। हमने वन विभाग के जो राज्य सरकार के आय के स्रोत हैं, राज्य सरकार के संसाधनों के माध्यम से, कैंपा के माध्यम से, जायका के माध्यम से या विभिन्न नमामि गंगे और मंगलोर के नारसन ब्लॉक में स्थित बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति गुरुकुल नारसन पर भी फर्जी नियुक्ति करने और उनके नाम पर लाखों रुपए निकालने का आरोप किसानों की ओर से लगाया गया। किसानों ने किसान सेवा समिति के अधिकारियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए दी जा रही सहायता राशि भी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। तो यहाँ से जो है विज्ञप्ति निकाली इन्होंने, ना कोई फॉर्म निकाला। यहाँ का जो क्षेत्र का युवा था वो आज करके बैठा था कि मतलब जो है यहाँ पे नियुक्तियाँ होंगी, फॉर्म निकलेंगे, तो वो इसकी आज करके बैठा था कि यहाँ पे वो अपने के लिए अप्लाई करेगा, वो बैठेगा। लेकिन इन्होंने ना तो यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली, ना कोई फॉर्म निकाला, और तुरंत डायरेक्ट पैसे लेके इधर से उधर पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने इनके। हल्द्वानी नगर निगम में 7 साल पहले शामिल किए गए जवाहर ज्योति दमुआ डूंगा इलाके में नगर निगम अब हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में है। नगर निगम इस इलाके में करीब 7 से 8 हजार परिवारों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। यहां पर जुलाई से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चरित्र दिखाता है कि जहां एक और महामारी से जनता पूरी तरह जूझ रही है, वहाँ पे जहाँ इन्होंने कहा था कि 10 साल बाद हम टैक्स की प्रक्रिया शुरू करेंगे, बजाय उसके यहाँ प्रक्रिया अभी से शुरू हो चुकी है। जो हर एक परिवार ने लगभग इस महामारी का दंश झेला है, और ऊपर से एक और आपने बोझ डाल दिया है हाउस टैक्स के नाम का। सबसे पहली चीज़ कि अगर हाउस टैक्स ठीक है, आपने सुविधाएं क्या दी हैं जो आप हाउस टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। मालिकाना हक आज तक चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने। ACMO HD साकिया ने लंडोरा सरकारी अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान ACMO की ओर से कहा गया, कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि खुशी की बात है कि लोग बढ़ चढ़कर अब टीका लगवाते हुए आगे आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनकी ओर से ये भी कहा गया कि तीसरी लहर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होने के साथ सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, तभी तीसरी लहर से बच सकते हैं। एक्चुअल में अब देखा जाए तो एक वैक्सीनी बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास इस कोरोना से लड़ाई लड़ने का, और पब्लिक भी काफ़ी जागरूक हो गई है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अभी तक थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब वैक्सीन हमको भरपूर मात्रा में मिली है, और
देखा गया है कि लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें रिस्पांस भी मिला है, लोग लगवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर लोगों को टीकाकरण अभियान चला रखा है। प्रशासन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए लगातार जागरूक करती हुई भी नजर आ रही है, जिसके बाद भी लोग वैक्सीनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहित भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जितने लोग उत्साहित हैं उतने ही उदासीनता यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार में साल 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित है, जिस पर राज्य सरकार अपनी आपत्ति दर्ज करवाएगी। आज हमने कोर्ट में एक नई पीआईएल फाइल करी थी, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक पीआईएल में ऑर्डर करा था कि 13 लाइब्रेरी जो एमएलए निधि फंड से बनी है उनका पोजीशन ले और उसको चलाएं और उसमें किताबें वगैरह उपलब्ध कराए। हमने एक आरटीआई फाइल करी थी 2020 में, तो हमें नगर निगम हरिद्वार द्वारा यह बताया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।